राज क्या है, अब मैं इसको आपको पढ़ाते भी जाता हूँ और इसमें जितने क्वेश्चन बनते रहेंगे वो भी बताते भी जाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए पंचायती राज अगर हम देखें तो ये पंचायत से बना हुआ है, राइट। किससे बना हुआ है? पंचायत। और पंचायत ध्यान रखना एक ऐसी संस्था है, पंचायत एक ऐसी संस्था है जो हमारे शासन का विकेंद्रीकरण करती है। विकेंद्रीकरण करने का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है ना, कि जब ध्यान रखना हमारे देश की शासन व्यवस्था की सत्ता, ठीक है ना, अगर किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है तो वो कहलाता सत्ता का केंद्रीकरण, राइट। और जब ध्यान रखना मालूम है अगर वही सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित ना होकर वह निचले क्षेत्रों तक, निचले ध्यान रखना स्तर तक अगर वह हस्तांतरित हो जाती है तो वो कहलाता सत्ता का विकेंद्रीकरण। कहने का मतलब है अगर हमारे देश में जितना भी भली लोकल बॉडी में हो या मिडिवल बॉडी में हो, सुप्रीम बॉडी में हो, जो भी काम अगर होगा उसका अंतिम डिसीजन ध्यान रखना लेने की पावर अगर केवल और केवल ध्यान रखना एक ही व्यक्ति को होगी जो केंद्र में रहेगा, वो क्या होगा बताइए? सत्ता का केंद्रीकरण। लेकिन अगर ध्यान रखना लोकल बॉडी के डिसीजन लेने की पावर अगर लोकल बॉडी के ही ध्यान रखना किसी व्यक्ति को होगी, वो कहलाएगा क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब आप जानते हो अगर हमें अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में अगर बेल बाजार बनानी हो या फिर हाट लगानी हो, तो आप जानते हो अगर हम हाट लगानी हो या बाजार लगानी हो, इसके लिए अगर आप मोदी जी से पूछोगे तो गलत हो जाएगा। अब मोदी जी इतने लोगों से कैसे मिलेंगे बताइए, और ये प्रस्ताव तुम्हारा हाट बाजार ही वाला रह जाएगा, दूसरा काम तुम करने नहीं दोगे। इसके लिए ध्यान रखना मालूम है लोकल बॉडी को ही ध्यान रखना, इसके लिए पावर दे दी गई है कि ग्राम पंचायत का ही अधिकार है, ग्राम पंचायत का ही क्षेत्र में आता है कि वह अपने अंदर ग्राम पंचायत क्षेत्र में सड़क बनवाए, प्रकाश व्यवस्था कराए, साफ सफाई रखवाए, साथ ही साथ प्रकाश की व्यवस्था कराए और जल की सुविधा दे। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करने की जिम्मेदारी उस लोकल बॉडी को दे दी जाती है। आप ध्यान रखना कार्य जब हम देंगे तो हमें शक्ति भी देना पड़ेगा, पावर भी देना पड़ेगा। अगर आप जानते हो बिना अधिकार के अगर आप दायित्व देते हो, बिना अधिकार के दायित्व देने से उस दायित्व का निर्वहन सही तरीके से होगा क्या? कभी नहीं होगा। अगर ध्यान रखना मैं आपको बोलूंगा ये लो बंदूक पकड़ो और आप बंदूक रख लो, लेकिन चलाने की पावर मैं आपको नहीं दूंगा, तो बंदूक नहीं हो, बोझ है, बोझ। कोई काम का है क्या? पावर भी तो नहीं चाहिए चलाने के लिए, तब तो मतलब निकलेगा। तो यही है कि जब हम ध्यान रखना लोकल बॉडी को अगर हम कुछ दायित्व सौंप रहे हैं तो उसको हमें कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे ताकि वह अपने दायित्वों का निर्वहन सही अधिकारों से कर सके। तो यही सिस्टम हमारे यहाँ पर ध्यान रखना आया। तो उसका नाम भली अलग अलग था, लेकिन आज हम पंचायत के नाम से जानते हैं, उसे पहले भी मौजूद था लेकिन नाम थोड़ा उसका क्या चेंज था। जब ये चोल साम्राज्य में था उर नाम की संस्था हुआ करती थी, नगरम नाम की संस्था हुआ करती थी। आप जानते हो पंचायती राज का सबसे पहले उल्लेख हमारे यहाँ पर कहाँ मिलता है? तो आप जानते हैं चोल साम्राज्य में परांतक नाम का राजा था, उसी परांतक ने उत्तर मेरु अभिलेख लिखवाया था। उसी उत्तर मेरु अभिलेख में पूरा ध्यान रखना उर संस्था और जो नगरम संस्था हुआ करती थी, जैसे आज पंचायत होती है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उसी प्रकार वहां पर उर और नगरम थी। तो उत्तर मेरु अभिलेख में आपको बताया गया था कि उत्तर मेरु अभिलेख में क्या मिलता है? पूरे सदस्यों की योग्यता का विवरण मिलता है कि सदस्य बनने के लिए आपको 35 से 70 साल की आयु के बीच चाहिए, ना 35 साल से कम होना चाहिए, ना 70 साल से अधिक होना चाहिए। अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं और या नगरम संस्था का, तो आपके पास खुद की जमीन में बना हुआ खुद का मकान होना चाहिए और आपके पास लगभग 2.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। जो उसका क्राइटेरिया बनाया गया था वो सदस्यों की योग्यता डिसाइड करता था, राइट। तो आप देखेंगे ये सारी व्यवस्था का जिक्र हमें पहली बार हमारे इतिहास में कहाँ मिलता है? चोल साम्राज्य मिलता है। फिर अंग्रेजों के काल में हमारे यहाँ पर बदलाव हुआ। 1872 में देखा आपने तो लॉर्ड मेयो आया। लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल ने क्या किया? स्थानीय स्वशासन के बेस पर सबसे पहले जनसंख्या का आकलन कराया। भारत देश में जनगणना उसी ने पहली बार कराया था और उसी की बेस पर उसने लोकल बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर पाया, केवल उसने कॉन्सेप्ट बनाया था, केवल संकल्पना बनाया जो कोरे कागज में रह गई।
उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में जाकर जब लॉर्ड रिपन बना, क्या बताइए, गवर्नर जनरल, उसने उसी चीज को व्यवहारिक रूप में ला दिया, उसी को प्रैक्टिकल फॉर्म में ला दिया। और आप जानते हैं 1881 से ही ध्यान रखना जब हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इसका कॉन्सेप्ट आया और 82 में ध्यान रखना रिपन ने क्या करवाया, उसको लागू करवा दिया। इसलिए 1881 में जब वो आया तो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने पहले सेंसस कराया, जनगणना कराया। जनगणना कब कराया उसने, 1881 में। और उस समय उसने कहा था कि अब ये जनगणना रेगुलर होगी, रेगुलर बेस पर होगी और हर 10 साल के बाद होगी। और यही होता ध्यान रखना, 1881 के बाद जो रेगुलर गणना शुरू हुई जनगणना, तो 1881 के बाद हर 10 साल के बाद गणना होती रही, आज होती है और बाद में होती रहेगी। सेम सिस्टम है उसका, ठीक है। बनाया था उसने, 82 इंप्लीमेंट करता, तुरंत तो होने वाला चीज नहीं बताइए जी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, प्रश्न आता है कि उसके बाद हमारे यहाँ क्या हुआ। फिर आपको बताया मैंने, तो हम लोगों ने 1952 से इस पर ध्यान देना चालू किया। अब देखो कैसा, उसके पहले जब हमारे यहाँ संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में कुछ गांधी जी को मानने वाले लोग थे। संविधान सभा में कुछ गांधी जी को मानने वाले लोग थे, ठीक है ना। तो गांधी जी की विचारधारा भी ध्यान रखना उनमें झलकती थी। और गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि ध्यान रखना, अगर तुम्हारा गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। और नेहरू जी का कॉन्सेप्ट था, जब देश का विकास हो जाएगा तो गांव का विकास हो ही जाएगा। उल्टा कॉन्सेप्ट था, इधर नदी जाती थी, उनकी नदी इधर आती थी, समझ रहे हो। साथ ही साथ गांधी जी का विचार था कि अगर हम हर व्यक्ति के हाथों में उद्योग धंधे लगा दें, हर व्यक्ति में निर्माण की कला ला लें, ताकि हर व्यक्ति ध्यान रखना उत्पादन कर सके। जब हर व्यक्ति उत्पादन करेगा तो देश में उत्पादन बढ़ जाएगा। नेहरू जी का मानना था नहीं नहीं जी, छोटा मोटे काम से कुछ होने वाला नहीं है, बड़ा बड़ा उद्योग खोल दो तो बड़ा मात्रा में उत्पादन होगा। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। अब देखो, गांधी जी ध्यान रखना राजनीतिक विचारधारा से अलग हो चुके थे 1947 से ही, राइट, क्योंकि अब वो राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है ना। अब बस वो रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम गा गा कर बढ़िया सत्संग सुनाते, अपना काम करते। अब नेहरू जी के ध्यान रखना काफी इंटरेस्ट हो चुका था, नेहरू जी का बोलबाला हो चुका था राजनीतिक पार्टी में। अब आप जानते हो नेहरू जी और गांधी जी की विचारधारा अलग थी, राइट। गांधी जी गांव से देश की ओर जाना चाहते थे और नेहरू जी सीधे देश की बात करते थे, दोनों अलग अलग। अब बात आती है, बात किसकी मानी जाए। अगर गांधी जी की बात नहीं मानेंगे तो उनके समर्थक क्या हो जाएंगे, विफला जाएंगे, नाखुश रहेंगे। और नेहरू जी की तो बात मानना ही पड़ेगा। तो आप जानते हैं गांधी जी की विचारधारा को संविधान में इस प्रकार शामिल किया गया, इस प्रकार शामिल किया गया कि उसका महत्व बहुत है लेकिन महत्व ही नहीं है। अजीब। देखो, जानते हो हमारे संविधान में आर्टिकल 40 में गांधी जी का सपना झलकता है, ग्राम स्वराज का सपना। आर्टिकल 40 में गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना झलकता है, नहीं है। पंचायतों का गठन करना है, और पंचायत क्या है, ग्राम को शक्तिशाली बनाना, ग्राम को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दे पर लीडरशिप करने की पावर देना। ये सब काम 40 में दिया है। लेकिन उसको ध्यान रखना, इतनी पावरफुल बनाने के बाद उसे इतना कमजोर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कह दिया ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व नॉन जस्टिबल हैं, मतलब अवाद योग हैं। अगर इन 36 से लेकर 51 तक के प्रावधान अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर आपका अपनाती नहीं है, उसको फॉलो नहीं भी करती है, तो उसके खिलाफ न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसी काय का न्याय व्यवस्था बताइए जिसकी सुनवाई नहीं हो। एक बात, साथ ही साथ यहाँ पर 36 से 51 तक जो इसका शीर्षक था वो क्या बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब आप केवल राज्य को निर्देश दे सकते हो, राज्य को ऑर्डर नहीं दे सकते। निर्देश तत्व में क्या होता है
कि प्रत्येक राज्य को इन 36 से लेकर 51 तक के जो प्रावधान है वो अपनाना ही चाहिए यदि वह अपने आप को जन कल्याणकारी बनाना चाहे। मतलब अगर कोई भी स्टेट अपने आप को सोशल वेलफेयर अर्थात जन कल्याणकारी बनाना चाहता है तो उसको 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स का पालन करना पड़ेगा। लेकिन केवल निर्देश था, ऑर्डर नहीं था, तो निर्देश का पालन नहीं किया जाता था राज्यों के द्वारा, ठीक है ना। अब राज्य सरकार इसके लिए बाध्य नहीं थी, सुनना, राज्य सरकार इसके लिए बाध्य नहीं थी कि उन्हें इसको मानना ही पड़ेगा, वो केवल निर्देश था। मान लो तो बहुत अच्छी बात और नहीं मानो तो कोई बुरी बात, तो कौन आदि मानेगा। यही उदाहरण हुआ 1950 में संविधान लागू हुआ, अनुच्छेद 40 के इम्प्लीमेंट ना 51 में हुआ, ना 52 में हुआ, ना 53 में हुआ, ना 54 में हुआ, ना 55। काय का प्रावधान था बताओ। न 51 पंचायत थी, न 52 पंचायत थी, न 53 पंचायत थी, कहीं पंचायत नहीं थी। ठीक, क्या हुआ आगे बताता हूं। ठीक, हमारे यहाँ पर मालूम है जब योजना बनी, पहली पंचवर्षीय योजना बनी, ठीक है ना, तो रॉमर डॉमर ने मॉडल बनाया, बोले भैया इस पंचवर्षीय योजना का हमारा टारगेट है कैसे हमारे भारतीयों का पेट भरा जाए, मतलब खेती पर ध्यान दो। बोले भैया सबसे पहली जिम्मेदारी है कि गरीब अमीर जो भी हो सबसे पहले उनका पेट भरा जाए, तो खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे तो पेट भरी जाएगा। तो पूरे की पूरा पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया, मैं लगता है खेती पर ध्यान दिया। जब खेती पर ध्यान देने की बात आई तो आप जानते हो खेती के लिए संसाधन जुटाने होते हैं, जमीन अकेले से नहीं होता है कि जमीन पड़ी है तो खेती हो जाएगी, उसको हल चाहिए, जोतने के लिए आपको उपकरण चाहिए, ठीक है ना, फिर आप ध्यान रखना खाद चाहिए, उत्तम बीज चाहिए, सिंचाई के सामान चाहिए, कृषि यंत्र चाहिए, इतने सारे संसाधन जुटाना होगा। अब इतने सारे संसाधनों को जुटाने के लिए तुम्हें अर्थ चाहिए, पैसे चाहिए, तो इसके सपोर्ट के लिए ताकि एक दूसरे के लोग सपोर्ट कर पाएं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई संसाधन है, मान लो वो मेरे पास नहीं है, तो वो मिलकर ध्यान रखना आप मुझे दीजिए, मेरे पास कुछ दूसरा संसाधन है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो एक प्रकार से कहा समुदाय के रूप में आप काम करिए एक साथ। इसमें क्या होगा, किसी के पास मान लीजिए बैल होंगे, किसी के पास ध्यान रखना उदाहरण तौर पे बीज होगा। अब बीज है जिसके पास, उसके पास बैल नहीं है, तो वो बैल को लेकर वो जुताई करके सपोर्ट करेगा, वो बीजों को देकर उनका सपोर्ट करेगा, राइट। साथ ही साथ इनको अगर कोई पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो छोटे लेवल में फंडिंग कौन करेगा, इनको सहायता कैसे पहुंचाई जाएगी, इसके लिए ध्यान रखना एक कार्यक्रम चलाया गया ताकि लोगों को उन्नत बीज मिले, उन्नत ध्यान रखना यहाँ पर जानकारी मिले, उन्नत उपकरण मिले, उन्नत सिंचाई के साधन मिले, ताकि उत्पादन क्या बताइए ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए हमारे यहाँ पर 1952 में एक कार्यक्रम चलाया गया, उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। अब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब शुरुआत हुआ तो शुरू होने के बाद इसने ध्यान रखना काम किया, लगभग ध्यान रखना 2 से 3 साल तक काम करने के बाद इसके लिए रिजल्ट निकालने की बारी आई, तो कहा गया अभी मत करो, पहले पूरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाने दो। तो 51 से लेकर 56 तक चलने वाली थी पंचवर्षीय योजना। फिर बाद में 57 में ध्यान रखना इसको देखा गया कि कार्यक्रम असफल हो गया था। इसका रिजल्ट जब निकला तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया था जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, वह इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया। तो ये कैसे सफल हुआ, कहां पर असफल हुआ, तो आप जानते हो इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाने का प्रावधान था। हाँ, एक कमेटी बनेगी और वह कमेटी एक एक बिंदु पर जांच करेगी, जांच करने के बाद एक रिजल्ट निकालेंगे हम लोग कि इसमें क्या गलत थी, क्या कमियां थी, राइट। इसके लिए हमारे यहाँ पर 2 अक्टूबर 1957 को बलवंत राव मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम था बलवंत राव मेहता कमेटी। तो बलवंत राव मेहता कमेटी ने ध्यान रखना मालूम है अपनी पूरी जांच की और उसके बाद उसने 1 अप्रैल 1958 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
मतलब 2 अक्टूबर 1957 को एक कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद उसने 1 अप्रैल 1958 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट सौंप दी उसने। अब रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या हुआ, अब उसमें रिपोर्ट में उसने क्या लिखा था, सिफारिशें क्या क्या दी थी। उसने कहा देखो भैया, अगर तुम्हें सारा कार्यक्रम अगर ये सफल बनाना है तो इसके लिए तुम्हारा नीचे का जो स्ट्रक्चर है, नीचे का जो लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, उसको आप मजबूत करो। तो आप जानते हो उसको मजबूत करने के लिए क्या, उसको ध्यान रखना, मजबूत करने के लिए उसने पंचायती राज को लागू करवाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका एक ढांचा बनाया, एक खाका बनाया, एक ड्राफ्टिंग की। उसमें कहा गया कि पंचायत का जो सिस्टम होगा वो 3 स्तर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 स्तर का होना चाहिए। मतलब अगर ध्यान रखना, वो छोटे स्तर में हम बात करें तो गांव स्तर पर होगा क्या बताइए, वो ग्राम पंचायत, राइट। और जो ध्यान रखना बीच मध्यवर्ती स्तर होगा वो होगा पंचायत समिति। तो आप जानते हो यही जो पंचायत समिति है इसका नाम वर्तमान में क्या है, जनपद पंचायत, जिसे आप जानते हो जनपद पंचायत के नाम से, जानते हो ना, वही। ठीक है, और ध्यान रखना इसके ऊपरी स्तर पर होगा क्या, जिला परिषद। ठीक है, ये त्रिस्तरीय ध्यान रखना व्यवस्था उसने बताई थी, त्रिस्तरीय। अगर एग्जाम में आया कि पंचायती राज द्विस्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए, ये किसने बताया था, तो त्रिस्तरीय वाला कौन था बताइए, बलवंत राव मेहता। ठीक है, हाँ। अब आप जानते हो ये जो मामले हैं आपको बता दूं, ये राज्य सूची के मामले हैं, केंद्र सूची के नहीं है। क्योंकि आप जानते हो भारत देश चूंकि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, चूंकि क्या बताइए, भारत देश संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, मतलब यहाँ पर राज्यों का एक संघ है। तो इंडिया इज नॉट कंट्री बट इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, दैट इज इंडिया, मतलब भारत। अब आप जानते हो इसको कहने का सीधा मतलब है कि इंडिया कंट्री नहीं है, ये क्या बताइए, यूनियन ऑफ द स्टेट है, राइट। तो आप जानते हो यहाँ पर राज्यों का भी अस्तित्व होगा, राज्यों का भी अस्तित्व होगा, और राज्यों को मिलाकर ध्यान रखना एक देश बनेगा, उसका भी अस्तित्व होगा। तो आप जानते हैं राज्यों का भी अस्तित्व होगा, देश का भी अस्तित्व होगा। राज्य का अस्तित्व होगा तो राज्य के एग्जिस्टेंस के लिए ध्यान रखना यहाँ पर अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी, तो राज्य की भी गवर्नमेंट होगी और केंद्र की भी गवर्नमेंट होगी। तो हमारे यहाँ है कि नहीं ऐसा, राज्य भी सरकार है और केंद्र की भी सरकार है। अब देखो यार, तुम अपने आप को क्या बोलोगे, हम भारतीय हैं, मतलब तुम भारत के भी हो, तो भारत सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून तुम पर लागू होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे, भारतीय हो तो होंगे कि नहीं बताइए। और चूंकि तुम मध्य प्रदेश के भी निवासी हो, मध्य प्रदेश सरकार भी तुम्हारे ऊपर क्या करेगी, कानून बनाएगी नहीं बताइए। तो अब दोनों के बीच में क्या करना पड़ता है, हमें शक्तियों का बंटवारा करना पड़ता है। भैया तुम इस क्षेत्र में कानून बनाना, हम इस क्षेत्र में कानून बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप सीधी सी बात है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची के बेस पर ध्यान रखना, 3 सूचियों में, 3 इंडेक्सेस में, 3 दोनों की पावर क्या बताइए, डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई है, विभक्त कर दी गई है कि तुम इस क्षेत्र में कानून बनाना, तुम इस क्षेत्र में कानून बनाना। जानते हो राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार बनाती है, संवर्ती सूची के विषय पर दोनों बनाती है, और दोनों को लेकर अगर दोनों मुद्दों को लेकर विवाद हो जाता है तो केंद्र का कानून सर्वोपरि माना जाता है। ये सब हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, राइट, इतना तो पता होना चाहिए। तो कहने का सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ पर ये जो विषय था, ये जो पंचायती राज था, ये था लोकल बॉडी, और लोकल बॉडी राज्य में आएगी ना कि केंद्र में आएगी, तो ये राज्य का विषय बन गया। पंचायती राज एक राज्य का विषय बन गया।
इसीलिए ध्यान रखना, जब ये क्या हुआ, ये बलवंत राव मेहता कमेटी ने जब अपनी फाइनली रिपोर्ट ध्यान रखना जब दी, तो मालूम है बहुत से राज्यों ने इसकी रिपोर्ट पर अपनी अपनी कमेटियां बनाई और भैया चलो जांच करो, अगर अपने लिए अगर एक कमेटी की सिफारिश से जमती है तो आप जमा कर अपने राज्य में इसको क्या कर लो, लागू कर लो, राइट। तो हुआ यही, सबसे पहली ऐसी गवर्नमेंट राज्य सरकार की जिसने इसको इंप्लीमेंट करने की ठानी, वो है राजस्थान। राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान का जो विधानसभा था, राजस्थान का जो विधानमंडल था, राजस्थान के विधानमंडल ने इसको सितंबर 1959 में ध्यान रखना राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया। समझ रहे हो? तो पहला ऐसा स्टेट था जिसने ध्यान रखना ये पंचायती राज क्या बताइए अधिनियम लागू करवाया था। कौन सा वाला आपका 1900 कौन सा 57 वाले सिफारिश वाला है था, कैसा केंद्र सरकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए उनको। अब देखो जब रिपोर्ट आती है तो ये मामला केंद्र का नहीं है, ये तो राज्य का है। तो जो भी ध्यान रखना उसने रिपोर्ट में बताया वो सभी राज्यों को फॉरवर्ड कर दी गई रिपोर्ट। फिर सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातों पर विचार किए कि हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इसके सभी राज्यों को दे दी गई। लेकिन यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का जो अंदर से आया भाव वो राजस्थान को पहले आया, ऐसा, ठीक है। सितंबर 1959 को ध्यान रखना, ये राजस्थान की गवर्नमेंट ने विधानमंडल ने क्या किया, इसको पास कर लिया। तो राजस्थान में ये पंचायत अधिनियम क्या हो गया, पास हो गया। जब वो पंचायत अधिनियम पास हो गया तो उसी के संस्तुति पे आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ राजस्थान के नागौर में। तो राजस्थान के नागौर में पहली बार चुनाव हुआ था पंचायतों का, ठीक है। फिर ध्यान रखना जो शुरू हुआ इंप्लीमेंट करने के लिए, फिर एक एक करके ध्यान रखना सभी राज्य क्या बताओ इसको अपनाने लगे। अब इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए प्यार से, देखो पहला किसने 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। देखो तो 59 में किसने किया बताइए, तो राजस्थान ने किया। आगे लिखिए, सभी की डेट लिख लेना। बलवंत राव मेहता कमेटी की रिपोर्ट कब मानी गई, 1 अप्रैल 1958 को ये लागू हो गई। इसी की एवज में सितंबर 1959 में किसने किया बताओ, तो राजस्थान ने। और चुनाव का वो बताइए, तो 2 अक्टूबर 1959 को। अच्छे से याद कर लेना, राजस्थान के नागौर में। चलो अब अगला लिखो, उसी में लिख लीजिए। फिर 1959 में किसने किया, आंध्र प्रदेश ने किया। तो दूसरे स्टेट कौन है, आंध्र प्रदेश। 1960 में लिखो असम, तमिलनाडु और कर्नाटक। 1960 में किसने किया, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक। 1962 में महाराष्ट्र। 1963 में गुजरात और 1964 में पश्चिम बंगाल। उन्नीस 1963 में गुजरात, 1964 में पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। हाँ, और उसी समय ध्यान रखना 1964 में किसको अपना लिया, अपने मध्य प्रदेश ने भी इसे अपना लिया, ठीक है। हाँ जी हाँ। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये ध्यान रखना पंचायती राज ध्यान रखना अलग अलग समय में क्या हो गया बताइए, सब जगह लागू हो गया, राइट। अब लेकिन हर स्टेटों में लागू नहीं हुआ, जिन जिन राज्यों को इंटरेस्ट था इन चीजों में वो लागू कर लिए। अब देखो ये जो बलवंत राव मेहता कमेटी थी, इसने जो सिफारिश दिया था कि भैया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, उन्होंने कहा था देखिए ग्राम लेवल में तो ये काम करेगी, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना ये मालूम में एक्चुअल में काम ये करेगी, इसको पावर दिया गया मैन, इसको इसी के निर्देशन में ये काम करती थी, इसी के निर्देशन में। तो बलवंत राव मेहता कमेटी में पंचायत समिति को कार्यकारी माना गया, ये वर्किंग ही करती थी, इसका काम ये करते थे, मेन बॉडी ये थी। और ये जिला परिषद जो था ना वो केवल और केवल एक सलाहकारी संस्था बनी थी मात्र,
कार्यकारी नहीं थी उस समय, क्या थी? केवल एक सलाहकारी। मतलब मेन जो पावर थी वो किसके पास थी? पंचायत समिति के पास थी। क्या थी पावर? पंचायत समिति के पास। और इसकी कामों को इंप्लीमेंट करना था इसको, ठीक है ना। तो इसके काम करती थी, मेन काम कराती थी ए मेन बॉडी थी, और इसको मार्गदर्शन करती थी केवल ए। तो एक जिला परिषद केवल एक सलाहकारी की भूमिका और समन्वयकारी की भूमिका निभाती थी। बाकी इसमें जिला परिषद को पावर ज्यादा नहीं दी गई थी। एक और बात, इन्होंने 2-3 बातें और सिफारिश की थी। वो क्या की थी? देखिए कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, जिसे हम सरपंच कहते हैं, तो उसने सरपंच ने क्या किया? अध्यक्ष कहा था। तो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा और इनके जो सदस्य होंगे अर्थात पंच होंगे, तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष और उनके सदस्य मतलब सरपंच और पंच, इनका चुनाव होगा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होगा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इनके अध्यक्षों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये इसने बताया था, ठीक है ना। अब मैं भी पहले सारी समितियों को पढ़ा देता हूँ मैन पोर्शन उसका, और फिर चारों समितियां एक साथ बता दूंगा चार्ट बना के कि इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, इसकी कौन सी बात अभी चल रही है, किसकी बात मानी जा रही है, वो सब चार्ट बना के कर लेंगे। पहले तो सारी समितियों को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करें हम लोग क्या कैसा मामला था, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसने ये सिफारिश भी किया था कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष बनाया जाएगा उसे आप कलेक्टर को बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, उसने कहा था, लेकिन इसकी बात नहीं मानी गई। आप जानते हो जिला परिषद में हम देखेंगे आज ये जिला पंचायत है, इसमें आप जानते हैं इसका मौन कौन होता बताइए? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ही कमेटी की सारी बातें तो मान लोगे, बहुत कुछ माना गया। आज अगर हमें पंचायती राज दिखता है ना, तो अधिकांश हिस्सा इसी कमेटी की सिफारिश का हमें इम्प्लीमेंटेशन रूप दिखता है, राइट। तो ये थी भैया बलवंतराव मेहता कमेटी। अभी का नहीं बोल रहा हूं यार भैया, अभी तुम क्यों कर रहे हैं? 57 की बात है, 57 की, है ना। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब की बात है ना। अभी तो अपन अभी बात की बात करेंगे। अब क्या हो रहा है देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, मैं ये अभी की बात नहीं बता रहा हूं, मैं उस समय की बात बता रहा हूं, राइट। अगर मुझे बताओ अभी जो पंचायत व्यवस्था चल रही है, अगर वो पहले से ही होती इतनी सारी कमेटी क्यों बनती? जो दिमाग बर्बाद करते बताओ, है ना। ये उस समय की बात है यार, कुछ तो कमियां होना चाहिए ना, तब तो बदलाव होगा कि नहीं बताओ। बिना कमी के बदलाव हो जाएगा क्या? इसमें कुछ कमियां थी, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1977 में, ध्यान रखना, जब हमारे यहाँ पर नई सरकार बनी थी 1977 में, जानते हो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनसंघ की पार्टी, तो आप जानते हो उन्होंने इसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, वो बनाई थी अशोक मेहता कमेटी। तो उसने फिर और कुछ बात बताई, फिर आगे और कमेटियां बनती हैं, उन्होंने कुछ बताया, फिर हमने सारी कमेटियों को मेंशन किया, और फिर हमने लास्ट में निष्कर्ष निकाल के हमने अभी वर्तमान की व्यवस्था एक जारी की, राइट। ये हुआ आपका बलवंतराव मेहता कमेटी। इसने कहा था कि पंचायत स्तर क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय होना चाहिए। नहीं होता, अभी भी नहीं होता, वो तो सदस्यों में से होता है। किसका? अभी इसने ऐसा नहीं कहा ना। देखो यार, तुम अभी मत करो ना, तुम अभी बड़ा इंटरेस्टिंग ले रहे हो। अरे तुम अभी का मत देखो, ये उस समय का देखो ना यार, ना? ऐसा नहीं था, जितना बोला उसने बता दिया मैंने। चल अब देखो दूसरी कमेटी अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, लिखो। देखिए ये थी पहली कमेटी, बात नहीं करो, बलवंतराव मेहता कमेटी। ये पंचायती राज में गठित पहली कमेटी है। इसकी बातें मैंने आपको बता चुका हूं, 3 स्तर पर बोला था इन्होंने। और जो अशोक मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी, बलवंतराव मेहता कमेटी 1957 में आई। 1958 में क्या बताई इसने? अपनी रिपोर्ट दे दी फाइनली। अशोक मेहता कमेटी लिखो 1977 में आई। अरे हमारा पेन आज चल नहीं रहा, क्या हो गया इसको?
चलो ठीक है। तो आप जानते हो कि आपने देखा जो बलवंतराव मेहता कमेटी थी, है ना, उनमें कुछ कमियां थी। हर चीज में कुछ ना कुछ पहली बार जब बनती हैं तो कुछ खामियां यहाँ पर होती हैं। देखो इसमें क्या था, ये प्रॉब्लम तो चलती रही। क्यों? ये सारा स्ट्रक्चर बन भी गया, ये सारा स्ट्रक्चर बन भी गया, लेकिन आपको बात बता दूं मैं, इसमें कार्यकाल डिसाइड ही नहीं था कितने साल की होगी, बन गई, चल रही गई, 10-10 साल तक चल रहे, चुनाव नहीं हुए, नहीं तो खत्म हो गए, चुनाव नहीं हो रहे, समझ लो। एक बार बन गई तो परमानेंट जैसी, और अगर बीच में ठप हो गई तो खत्म। ये कमियां थी। अब एक कमियां, प्रॉब्लम थी कि राज्य सूची के विषय पर इसे काम करना है, तो राज्य सूची के राज्य विषय पर इनको दिए नहीं गया था पावर कि तुम्हें किस क्षेत्र में काम करना है, इनका आवंटन हुआ ही नहीं था। अभी आप जानते हो ना, अभी हमारे यहाँ पर 29 विषय दिए गए हैं इसको काम करने के लिए। पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं राज्य सूची के, स्पष्ट दिए गए हैं कि तुम्हें ये काम करना है। पहले कुछ था ही नहीं, तो उनको खुद पता नहीं था करना क्या है। और किसी राज्य में मान लीजिए पंचायत गठित हो भी गई ना, तो उनका चुनाव होने की व्यवस्था नहीं थी प्रॉपर, कि चुनाव कब कराना है, कितने साल बाद कराना है, क्या कैसी व्यवस्था होंगी, कोई नहीं था। वो तो बाद में दूसरी कमेटी आई तब कि भैया 6 महीने के अंदर चुनाव कराओ, कार्यकाल 5 साल का बनाओ, ये धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन होगा। जो तुम्हें दिखता है ना भैया, ये बहुत बार संशोधन हुआ है, तब हुआ ऐसा, ठीक है। तो अशोक मेहता कमेटी इसलिए बनी क्योंकि बलवंतराव मेहता कमेटी में ध्यान रखना जो कमियां थी, उन कमियों को ध्यान रखना, दूर करने के लिए अशोक मेहता कमेटी बनी। अब इसमें कुछ डाटा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। और ये डाटा कल याद होना चाहिए आपको। हाँ लिखो, बलवंतराव मेहता कमेटी की कमियों को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, ठीक है, चलो। इस कमेटी ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। और बेटा जितनी भी कमेटी बनेगी सब केंद्र सरकार को देगी, है, ये सारी केंद्र सरकार बना रही है, ठीक है। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। कैसा? हाँ, अरे कमेटी बन रही, देखिए अभी हमारे यहाँ पंचायत बनी कहाँ है, अभी सारा इम्प्लीमेंटेशन कर भैया, अनुसंधान चल रहा है कि कैसे पंचायत बनाई जाए, तो केंद्र सरकार करेगी ना, राज्य सरकार क्यों करेगी, सब मामला केंद्र सरकार का चल रहा है अभी तो, ठीक है। अभी का वर्तमान मत देखो आप, बोल रहा अभी बात मत देखो आप, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब तुम पैदा नहीं हुए हो रे, तो बाहर निकल के आके देख रहे हो। अभी मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब तुम पैदा नहीं हुए हो, तो अभी की बात कर रहे हो यार। अभी बता दूंगा अभी क्या होता है ना। हाँ ठीक है, तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे बहुत ज्यादा, है ना। चलो, तो आप जानते हो इस कमेटी ने 132 सिफारिश दी थी, पता कितनी? 132, समझ रहे हो। पंचायती स्तर में जो बलवंतराव मेहता कमेटी में जो कमियां थी, उसने उसका पोस्टमार्टम किया, क्या कहाँ कमियां थी, और कमियों को दूर करने के लिए इसने 132 सिफारिश दी थी मानने के लिए। लेकिन सब कौन मानेगा इतना, ठीक है ना। इन्होंने कहा भैया देखो, पहली बात पंचायत का गठन ध्यान रखना एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए, एक बात। और ध्यान रखना पंचायत का कार्यकाल हो जाए 5 साल का, ध्यान रखना, तो आप 6 महीने के अंदर चुनाव कराना, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ध्यान रखना, इनको काम करने के लिए ध्यान रखना कुछ राज्य सूची के विषय में से कुछ अलग विषय इनको दे दिए जाए, ताकि क्या बताइए अपने प्रॉपर वे में काम तो कर पाए। नहीं तो इनको पता ही नहीं, अगर तुम कोई संस्था बना लो और संस्था का पता ही नहीं कि क्या काम करेगी, तो मतलब क्या निकलेगा मुझे बताओ।
है कि नहीं? तो ये सब सिफारिश उसने दिया, वो सिफारिश आपको मेंशन नहीं करना है, कोई पेपर में आने वाली भी नहीं है। बस जो मेन सिफारिश है, अब 132 याद मत कर लेना, नहीं तो उससे अरे सर पंचायती राज पेपर में आने वाला है, 132 से लेकर याद कर रहे हो, नहीं आएगी। हाँ, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा भैया कार्यकाल 5 साल का हो और हर 6 महीने के बाद इसका बताइए चुनाव होना चाहिए, चुनाव की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ में इनको काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा विषय इन्हें दिए जाने चाहिए ताकि विषयों का उल्लेख स्पष्ट रूप में हो, ताकि आसानी से अपना कार्य निभा सके। एक बात इन्होंने कहा कि देखो जो बलवंत राव मेहता कमेटी है, इन्होंने कहा बोले ये 3 स्तर पर है। कितना बताइए? 3 स्तर पर है। तो देखिए इन्होंने कहा कि देखिए बीच का जो पंचायत समिति है, जब तुम इसे फुल पावरफुल बना रहे हो तो ये केवल क्या बताइए आपकी मार्गदर्शक है। तो जब ये पावरफुल है तो ये वाला क्यों बना रहे हो? एक बात फिर उन्होंने कहा एक काम करो, जब तुम इसे पावर दे रहे हो पूरी, इसे पावर, क्योंकि एक्चुअल में काम तो ही कर रही है ना, काम तो ही कर रही है ना, ये काम करके अपनी रिपोर्ट इसको देती है, ये इसको सलाह देती है, तो यार बीज का ढांचा क्यों ला रहे हो? अलग करो इसको ना, अलग कर दो इसको। तो जब ये अलग हो जाएगा तो सीधे सीधे ग्राम पंचायत और पंचायतों का मंडल बन जाएगा मंडल पंचायत। इतना बस ध्यान रख लेना कि इन्होंने पंचायती राज को 3 स्तर न बनाने की बात कही थी कि त्रिस्तरीय मत बनाओ, क्या बनाओ? 2 स्तरीय बनाओ। छोटे लेवल का बना लो, मीडियम का खत्म कर दो और सीधे अपर लेवल का पहुंच जाओ। ग्राम पंचायत सीधा क्या? मंडल पंचायत, सीधा बीज वाला गोल। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अशोक मेहता कमेटी ने अपनी सिफारिशों में जो बातें कही, मैं आपको जो बताया हूं, वो एग्जाम में आ सकती हैं, अन्यथा अंदर की सिफारिशें मानी ही नहीं गई तो क्यों आएंगी वो, है कि नहीं? तो ध्यान रखना, बलवंत राव मेहता कमेटी ने कहा था 3 स्तर पर और अशोक मेहता कमेटी ने कहा था 2 स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। कमेटी के नाम याद कर लेना, कब बनी याद कर लेना, कब रिपोर्ट सौंपी कब याद कर लेना, और जो थोड़े से मैं 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ उस कमेटी का मेन फंडा वो आप याद कर लेना। इतने में आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए आप ध्यान रखना, इसके बाद एक नई कमेटी बनी, लिखो तीसरी कमेटी। ठीक है ना? लिखो डीवी के राव कमेटी। एक मिनट, पीवी के राव कमेटी है, क्या है? पीवी के राव कमेटी। देखो पीवी के राव कमेटी, पहले थोड़ा इसमें लिख लीजिए आप और फिर बात करते हैं। देखो 1985 में जब राजीव गांधी थे उस समय बनी थी ना, 1985 में डॉक्टर पीवी के राव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, लिखिए, है ना? पीवी के राव कमेटी क्या हो गया? कौन सी? अरे नहीं है ना, नहीं है। हाँ, अभी पहले सारी कमेटी पढ़ लो और सारी कमेटी पढ़ने के बाद बता दूंगा। अभी मेरा पूरा लेक्चर हो जाने दो, धैर्य पूर्वक सुनो, है ना? चूहे मत कुदाओ, है ना? हाँ। पहले धैर्य पूर्वक सुन लो, पूरा लेक्चर खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे मन में एक भी प्रश्न रहेगा, मेरा दावा है ना? है ना? पहले पूरी बात हो जाने दो तुम लोग, है ना? ऐसे होते हो ना जैसे तुम्हारा दुश्मन हो, है ना? झूम पड़ते बिल्कुल। पूरी बात तो सुन लो तुम लोग। मैं पहले एक बार पूरा पढ़ा देता हूँ, ठीक है? और पढ़ाने के बाद फिर शांति से बैठूंगा और फिर पूछूंगा बताओ क्या पूछना है। उम्मीद करता हूँ पढ़ाने के बाद कोई प्रश्न बनता ही नहीं है, हाँ? लेकिन पहले पूरी बात तो सुन लो,
हो जाएगी सर। किसकी बात मानी गई है, किसकी बात नहीं मानी गई है, तुमको लगता होगा सर भागेंगे अभी, दरवाजा लगा दो यार तुम लोग, है ना? मैं सब बता दूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं भैया, पहले पूरा पढ़ा तो लूं, है ना? मेरे दिमाग में एक इमेज बनाया होगा कि मुझे आपको कैसे पढ़ाना है, वो मुझे पढ़ा नहीं दो पहले आप पूरा। क्यों लगाना, आ जाओ बैठ जाओ, है ना? चलो हंसो मत। चलो देखिए पीवी के राव कमेटी, ठीक है ना, इस कमेटी ने क्या कहा, इसके ध्यान रखना दो उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? दो। राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इसको बनवाई, इसके दो उद्देश्य दिए गए भैया। एक काम करो आप, ध्यान रखना, ग्रामीण विकास पर काम करिए कि हम कैसे गांव का विकास कर सकें। पहला काम कैसे, ध्यान रखना, हम गांव का विकास करें, अर्थात ग्रामीण विकास पर हम काम करेंगे एक। और ध्यान रखना जो दूसरा होगा, कैसे हम गांव की गरीबी को हटाएं। तो ये भैया इन दो चीजों को लेकर एक कमेटी बनाई गई, ग्रामीण विकास और गरीबी को कैसे हटाएं, ठीक है। मतलब है पूरी की पूरी जो कमेटी थी उसका पर्पस क्या था, गांव के लेवल में काम करना, गांव में आप कैसे संसाधनों का सही तरीके से हम इस्तेमाल करके उसको मितव्ययिता तरीके पूर्वक यूज करके हम कैसे हमने गांव का विकास हम कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम गांव में जो व्याप्त गरीबी है उस गरीबी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो गांव की गरीबी को दूर करने के लिए और गांव के विकास करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, पीवी के राव कमेटी। इस कमेटी ने सिफारिश की, क्या सिफारिशें थी वो देखिए। इन्होंने कहा आप ऐसा नहीं बनाइए कि ग्राम स्तर पर ग्राम, जनपद स्तर पर जनपद, नहीं। उन्होंने एक अलग ही बात कही थी, वो क्या थी, उन्होंने कहा आप राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद बनाइए। कहां पर? राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद बनाइए। जिला स्तर पर आप जिला विकास परिषद बनाइए, ठीक है। मंडल स्तर पर मंडल विकास परिषद बनाइए और गांव स्तर पर गांव सभा, जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं, ये बनानी चाहिए, राइट। अब ऐसा बोलना गांव विकास परिषद नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, केवल 3 में विकास परिषद बनेगी और लास्ट में गांव सभा बनेगी। सभा आज आपने सुना होगा ग्राम सभा, नाम सुना होगा। तो ग्राम सभा जो होती है एक्चुअल में ध्यान रखना, वो उस ग्राम पंचायत में आने वाले वे सभी व्यक्ति उसके मेंबर माने जाते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो और उनका नाम उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम आता हो। वो सब मिलकर ध्यान रखना ग्राम सभा का गठन करते हैं, राइट। तो वो ग्राम सभा का उन्होंने बात कही थी कि गांव में एक सभा होनी चाहिए। तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद और मंडल स्तर पर मंडल विकास परिषद, एंड आप लास्ट में देखिए गांव में ग्राम सभा या गांव सभा बननी चाहिए। इन्होंने 4 स्तर बताए थे। कितने स्तर? 4 स्तर बताए थे। एक बात, साथ ही साथ इन्होंने और भी बातें बताई। वो बातें क्या बताई कि देखिए जब ये समिति बनेगी, जब ये परिषद बनेगा, काउंसिल बनेगा, तो इसके लिए आपको 2 चीजें थोड़ा और करना चाहिए। इसमें महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इसमें थोड़ी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। समझो इन्होंने क्या बोला था, महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इसमें क्या बताइए, थोड़ा सा आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इनकी सिफारिश से ध्यान रखना अमान्य कर दी गई। बेचारी इतनी मेहनत खराब हो गई, ठीक है ना। लेकिन देखो मैं नहीं कहता हूं कि सारी समिति की रिपोर्ट मान ली गई, लेकिन यार इतिहास में तो हुआ है ना, इस यात्रा के दौरान तो हुआ है ना, बताइए। तो उस यात्रा में हमें पढ़ना पड़ेगा ना। देखिए अगर वो यात्रा में कुछ की बात मान भी ले तो भी हम पढ़ेंगे और बात नहीं भी मानेंगे तो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें पेपर में आएगा इसलिए मजबूरी है, हाँ? समझ। चलिए लिखिए अगला कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। चलिए लिखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए आप, है ना। ये समिति ध्यान रखना
बस राजीव गांधी ने अंतिम दौर में बनाई थी कमेटी, ठीक है ना। और आप जानते हैं कमेटी की सिफारिश लगभग मानना तय था, लेकिन इसी दौरान आप जानते हो इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है ना। फिर आप जानते गवर्नमेंट गिर गई थी, समय गवर्नमेंट तो खत्म ही हो गई थी। और उसके बाद फिर ध्यान रखना नए चुनाव हुए, और फिर ध्यान रखना आप जानते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, उनकी भी गवर्नमेंट बस डिल मिल हो रही थी, वो भी डिल मिल होके चले गए। फिर फाइनली पीवी नरसिम्हा राव की कमेटी मतलब सरकार बनी, तब यहाँ से स्टैंड अप हुआ है काम का पूरा। मतलब अब जो समिति बन रही थी, एक लास्ट फाइनल कमेटी बनने वाली थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और इसी की सिफारिश के बेस पर ही हमारे देश में अब पंचायती राज का सिस्टम आने वाला था। लेकिन वो 3 साल डिले हो गया, उसकी वजह राजीव गांधी की हत्या। ध्यान रखना विश्वनाथ प्रताप जी की थोड़ा सा क्या डगमगाने की स्थिति, ठीक है ना। और आप जानते हो बीच में हमारे यहाँ पर जो नया इम्प्लीमेशन का दौर था, आपने देखा 1991 में हमारे यहाँ पर एक आर्थिक उदारीकरण का युग आया था, नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिनमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लाइसेंस राज को समाप्त करके उदारीकरण का एक युग लाया था। साथ में ध्यान रखना निजीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाई थी, साथ ही साथ हमारे देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को खोल दिए थे, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। मतलब 1991 में ये दौर ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट। तो आप जानते हो 1989 से 91 तक का दौर काफी दिल में रहा, ठीक है ना। तो हम ध्यान रखना उस दौर की बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। वैसे इस कमेटी की सिफारिश नहीं मानेगी, क्योंकि जिसने बनाया था वही नहीं रहा, जिसको मानना था वो मानने से रहा, है ना। लिख लीजिए लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, ठीक है ना, ठीक है। लिखिए इसका काम था क्या बताइए, लिखो पहले आप। इस समिति का उद्देश्य क्या था कि ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए, ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए गांवों के पुनर्गठन की सिफारिश की। मतलब गांवों को फिर से आप क्या करिए, बनाइए, क्योंकि आप जानते हैं पहले गांव जो बनते थे ना, ठीक है ना, बना लिए गांव। अब यहां देखो ए वाला यहाँ पर, यहाँ 10-15 लोग रह गए, परिवार के लोग रह गए, 10-15 को देखकर 10-15 और आ गए, 20-25 का घर का ध्यान रखना गांव बन गया। मैंने ऐसे ऐसे गांव देखो ध्यान रखना जहां 12-12 घर हैं और गांव है, हाँ 12-12 गांव है, ध्यान रखना 14-14 घर है, मतलब उससे गांव बन जाता है। ऐसे ही हुआ 14-15 गांव घर हुए, बन गए एक गांव। नाम रख दिए, ध्यान रखना कुछ भी नाम, कोई भी नाम रख दो, बताइए जो तुम्हारे मन को भाई, है कि ऐसा तो होगा नहीं। बताओ नामकरण करने के लिए कोई जन्म कुंडली पत्रिका निकालेंगे, काय का नाम जो लगे लग दो, है ना। अब ध्यान रखना मालूम है जहां बहुत सारे पीपल रहते हैं, बोले पिपरिया, बोले घाट में रहे तो घाट पिपरिया, नीचे रहे नीच पिपरिया, क्या रखा है ना, है ना, ठीक है ना, क्या रखा बताइए। तो चलो आगे लिखिए उसमें, देखिए तो क्या हुआ, गांव का क्या करना था बताइए, पुनर्गठन करना था, और साथ ही साथ ध्यान रखना ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक ध्यान रखना फाइनेंस सपोर्ट करना था, वित्तीय सहायता पहुंचाना था। और आप जानते हो वित्तीय सहायता पहुंचाएंगे कैसे, एक बहुत अंदर की बात थी उसमें, देखो कैसे। आप जानते हो अगर ग्राम पंचायत के पास अगर मान लो कोई काम करना रहे, उसके पास फंडिंग कैसे होगी, उसके पास पैसे कहां से आएगा, पहली बात पैसे कहां से आएगा, तो पैसे की व्यवस्था प्रॉपर करनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने सिफारिश किया था भैया कि इनके लिए राज्य में एक वित्त आयोग बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, राज्य में एक वित्त आयोग बनना चाहिए। जिस प्रकार आप जानते हो केंद्र में एक वित्त आयोग होता है, आर्टिकल 280 के तहत वो राष्ट्रपति गठित करता है। और आप जानते हो उसमें काम क्या होता है कि देखो आप जानते हैं राज्य बहुत से ध्यान रखना कर लगाता है और वही वसूलता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र लगाता है, केंद्र ही वसूलता है, और केंद्र लगाता है और राज्य वसूलता है। ये 3 प्रकार के टैक्स होते हैं। कितने, 3। केंद्र लगाता है और केंद्र ही वसूल लेता है, राज्य लगाता है, राज्य ही वसूल लेता है, और केंद्र लगाता है और राज्य वसूल लेता है।
जैसे आपने देखा होगा स्टाम्प ड्यूटी कौन लगाता है? केंद्र। स्टाम्प में क्या लिखा होता है? भारत सरकार। उसका पैसा कौन लेता है? राज्य सरकार। ऐसा, ठीक है ना। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि राज्य ने टैक्स लगाया हो और केंद्र ने लेके चला गया हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब केंद्र का पैसा भली राज्य के पास आएगा, लेकिन राज्य का पैसा केंद्र के पास नहीं जाता है, राइट। तो आप जानते हो यहाँ पर 3 टैक्स हैं। तो आप जानते हो राज्य को जितना भी टैक्स मिलेगा ना, वो बंटवारा नहीं होता बेटा, सुनना। राज्य को जितना भी टैक्स मिलता है ना, उसका बंटवारा नहीं होता है। लेकिन जो केंद्र को मिला है, और केंद्र को मिलने वाला टैक्स काफी ज्यादा होता है, जिनमें इनकम टैक्स और निगम कर, कारपोरेट टैक्स। हमारे भारत देश में जो टैक्स प्राप्त होता है, उस टैक्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? कारपोरेट टैक्स, निगम कर का। दूसरा होता है इनकम टैक्स, और कौन लेता है? केंद्र सरकार। पूरे भारत देश का कारपोरेट घराने का पैसा जाता है भारत सरकार के पास। सभी व्यक्तियों का इनकम टैक्स कहाँ जाता है? भारत सरकार के पास। तो ये पैसा काफी अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक्चुअल में ध्यान रखना, ये पैसे को राज्यों को बांटने के लिए एक वित्त आयोग बनता है, और उसी की सिफारिश के बेस पर वो राज्यों को पैसे बांटे जाते हैं, राइट। तो राज्य क्या हो जाते हैं? थोड़े से वित्तीय पावरफुल हो जाते हैं, उनको पैसा क्या हो जाता है? सपोर्ट मिल जाता है। सेम उसी प्रकार हमारे यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ पर राज्य सरकार है, राज्य सरकार टैक्स लगाती है, राज्य वसूल लेती है। लेकिन आप जानते हो हमारे यहाँ पर बात करें हम लोकल बॉडी ग्राम पंचायत को, तो ग्राम पंचायत टैक्स लगाती है। आपका ध्यान रखना, जो टैक्स होते हैं, जैसे नगर पालिका लगाती है अपने यहाँ ना, नगर पालिका टैक्स लगाती है ना, सफाई अफाई का लगाती है, सड़क का लगाती है, ठीक है ना। फिर आपका गृह कर लगता है, होम टैक्स लगता है। क्या लोग देते कहाँ इतना ज्यादा, बताइए, है ना। फिर आपने देखो पानी की व्यवस्था करती बताइए, तो पानी का टैक्स लगता है, पानी व्यवस्था का। तो कहने का मतलब है जो टैक्स मिलता है ना, वो बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, इतने में उसको गुजारा होने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, भैया एक काम करो, इसके लिए भी राज्य में एक वित्त आयोग बना दो। जैसे केंद्र का आयोग था, वो केंद्र का आयोग अपना पैसा राज्यों को बांटता था, तो राज्य में भी वित्त आयोग बना दो, तो राज्य का वित्त आयोग को पैसा एक ग्राम पंचायत को बांटेगा, ऐसा कहने का मतलब था, समझ रहे हो। तो केंद्र का वित्त आयोग राज्यों को बांटेगा, राइट, और राज्य का वित्त आयोग का करेगा इन लोकल बॉडी को पैसे देगा, ताकि लोग क्या बताइए थोड़े से वित्तीय मजबूत हो जाएं, ताकि वो प्रॉपर वे में अपना काम कर पाए। ये इनकी क्या बताइए सिफारिशें थी, राइट। तो 1900 रखना 86 के समथिंग बनी। 1988 में लास्ट कमेटी बनती है, ठीक है ना। लिखिए, देखिए 1988 में पी.के. थुंगन, क्या बना? पी.के. थुंगन, देखो पी.के. थुंगन कमेटी बनाई गई, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो क्या लिखे? 1988 में पी.के. थुंगन कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। हाँ, अब देखो, जब 1988 में, ठीक है, ये ध्यान रखना क्या हुआ, पी.के. थुंगन कमेटी का गठन किया गया। इनका एक ही बात पर लेकर फोकस था, एक ही चीज को लेकर फोकस था, कुछ भी करो आप। अभी तक क्या मालूम है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं होती है ना, उनकी पावर बढ़ जाती है, ध्यान रखना। ऐसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में दे दिया गया है, तो उसकी पावर बढ़ जाती है, समझ रहे हो। तो अभी तक ध्यान रखना, पंचायतों के गठन का प्रावधान था, नियम था, प्रोसेस था, लेकिन कोई अथॉरिटी वाली संस्था नहीं थी। आप मुझे बताओ, आज हमारे संविधान में लोकसभा है, संविधान में उसका प्रावधान है, पावरफुल है कि नहीं? राज्यसभा है, पावरफुल है कि नहीं? बताओ। सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है कि नहीं? बताओ। तो अगर इनका संवैधानिक उल्लेख हो जाता है ना, संवैधानिक दर्जा मिल जाता है ना, तो इनका थोड़ा लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो यहां पर पूरा की पूरा फोकस किया गया इसी को लेकर कि भैया अगर ध्यान रखना, हम इन पंचायतों को अगर संवैधानिक दर्जा दे दें, समझ रहे हो। अभी तो 40 में केवल ये था कि पंचायत का गठन कर लेना रे, करे तब तो,
लेकिन जब पंचायत को ध्यान रखना क्या कर दें हम बताइए, संवैधानिक दर्जा देंगे तो इसमें स्पष्ट दर्जा होगा कि ग्राम पंचायत ऐसी होगी, जनपद पंचायत ऐसी होगी, जिला पंचायत ऐसी होगी, इसका चुनाव ऐसा होगा, इसको काम ये करना होगा। स्पष्ट स्पष्ट, समझ रहे हो ना? तो अगर ध्यान रखना, इसको हम अगर संवैधानिक दर्जा दे देते, कहते अगर संवैधानिक दर्जा दे देते तो आप जानते हो इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में पीके थुंगन कमेटी ने यही सिफारिश दिया था कि जो तुम ग्राम पंचायत ये पंचायती राज व्यवस्थाएं कर रहे हो, इनको आप संवैधानिक दर्जा दे दो। इसके लिए तुम्हें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और ग्राम पंचायत जैसी संस्थाओं का उसमें जिक्र करना पड़ेगा। तो आप जानते हो 1989 में, इसीलिए ध्यान रखना, एक संविधान संशोधन हुआ। 1900 ध्यान रखना 89 में एक संविधान संशोधन हुआ। इसके पहले एक और हुआ, देखना 1989 में 2 संविधान संशोधन हुए। देखना, देखो एक हुआ 61वां, एक हुआ 64वां। ठीक, कैसा? हाँ, तो क्या हुआ, बिल आज बिल आया 61वां नंबर का, पास हुआ नहीं हुआ, दूसरा बिल आ गया 62वां होगा, तीसरा होगा 64वां होगा, उसकी दिक्कत नहीं है, आया वो तो ना आया। देखिए ये 1989 में क्या हुआ, 61वां आया पहले। इस 61वें संविधान संशोधन में कहा गया था भैया कि जो तुम मतदाता की, ध्यान रखना, जो आयु है, मतदान की जो आयु है वो 21 साल की। पहले आप जानते पहले 21 साल के होते थे, तब वोट डालने का अधिकार मिलता था तुम्हें। तो एक काम करो, इसको कम कर दो। बोले आजकल के बच्चों का ध्यान रखना, विकास काफी अच्छा होने लगा है, तो 18 साल के बच्चे भी वोट डाल सकते हैं, है ना। इसलिए बोले एक काम करो, ये मतदान की जो आयु है ना, इसको 21 साल से घटा दो और 18 साल कर दो। तो आप जानते हो यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन में आयु 21 वर्ष से घटाकर, ध्यान रखना, अपनी 18 वर्ष कर दी गई। राइट, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो आया था, उसमें मतदान की आयु क्या कर दी गई, 21 से घटाकर 18 कर दी गई। उसी वर्ष ध्यान रखना, ये आपका 1989 में आया 64वां संविधान संशोधन, और इसमें कहा गया कि पंचायतों को ध्यान रखना आप संवैधानिक दर्जा दीजिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मतलब इसका संविधान में उल्लेख करिए अच्छे से, एक संस्था के रूप में। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन आया, लेकिन ध्यान रखना ये लोकसभा में क्या हुआ, ये पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, लेकिन ध्यान रखना उस समय राज्यसभा ने इसे फेल कर दिया। समझो, इसे लोकसभा ने क्या किया बताओ, इसको पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने क्या बताओ, इसको फेल कर दिया। जब फेल कर दिया ध्यान रखना, तो फिर से इसमें थोड़ा सा संशोधन करके जब लाने की बात आई, क्या बताइए, लोकसभा में, तो आने से पहले ही ध्यान रखना सब प्रपोजल बन रहा था, और आप जानते लोकसभा भंग हो गई। जो लोकसभा भंग हुई तो फिर 89 से लेकर 91 तक का दौर ढिलमिल हो गया, बता दिया मैंने आपको, है ना। 89 में हत्या हो गई, 90 के दौर में ध्यान रखना वही आर्थिक संकट भी जूझ रहे थे हम लोग। फिर आप जानते हो अस्थायी के रूप में ध्यान रखना, देखा आपने कि हमने विश्वनाथ त्रिपाठी जी को ध्यान रखना बनाया, क्या बताइए, विश्व प्रताप नाथ है ना, विश्व प्रताप सिंह। तो विश्व प्रताप सिंह को ध्यान रखना हमने बनाया क्या, प्रधानमंत्री, और उनका भी काम क्या बताइए, ढिलमिल समझ में आया। फिर बाद में अंत बनाया क्या बताइए, पीवी नरसिम्हा राव को। हाँ, अब यहाँ से काम होता है। 1991 में 72वां संविधान संशोधन आया, क्या आया, 72वां संविधान संशोधन आया, और इस संशोधन बिल के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया गया था। प्रवर समिति वह समिति होती है जो विशेष उद्देश्य के लिए गठित होती है, और उसका कार्यकाल तब तक का होता है जब तक कि उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। एक प्रकार की ये विशेष उद्देश्य के लिए गठित अस्थायी कमेटी होती है, जिसका कार्यकाल उद्देश्य की प्राप्ति तक का रहता है। इसका काम था कि हम जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं वो कहाँ तक सही है।
और उसे ध्यान रखना हमारे संविधान के किस भाग में शामिल करें, कैसे शामिल करें, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, प्रवर कमेटी। और इस कमेटी ने एक काम किया, ठीक है, उसमें उसी ने ध्यान रखना थोड़ा सा चेंजेस करके उसका ध्यान रखना नंबर बस चेंज करवा दिया और बोले इसको एक काम करो 73वें के नंबर से आप पेश करो इसे। ये बात सुनना जरा, ऐसा नहीं है कि सर इतने सारे बिल पेश होते हैं तो सब पास हो जाते हैं क्या, नहीं, ये 72 कोई काम कर रहा। प्रवर समिति ने इसका क्या हुआ, क्रमांक चेंज कर दिया और बना दिया इसको क्या, 73वां संविधान संशोधन। तो हम इसको पढ़ेंगे, लिखो बाब, 73वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में, लिखो, ठीक है, ठीक है, 22 दिसंबर 1992 को, लिखिए, लोकसभा ने और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। चाहे तो डेट आप याद कर सकते हैं, 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा में पास हुआ और 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुआ। पेश हुआ था जुलाई 1992 को, राइट। मतलब ये जो बिल है, राइट, ये जो बिल है वो जुलाई 1992 में क्या हुआ बताइए, लोकसभा में पेश हुआ और फाइनली कब पास हुआ बताइए, 22 दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा ने पास किया और 23 दिसंबर 1992 को इसे राज्यसभा ने पास किया। आप जानते हो कोई भी जो बिल होता है, कोई भी ध्यान रखना विधेयक होता है, वह एक्ट या अधिनियम तब बनता है जब फाइनली वो लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तब बनता वो क्या बताइए, एक्ट, तब बनता वो अधिनियम। तो आप जानते हो ये 23 दिसंबर को पास हो गया, कहाँ बताइए, राज्यसभा में। अब गया ध्यान रखना है राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति जी ने ध्यान रखना 24 अप्रैल 1900 ध्यान रखना 93 को इसमें साइन कर दिया और ये पूरे भारत देश में क्या हो गया बताइए, लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ध्यान रखना, आपको बता दूं जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान है जो 26 जनवरी 1957 को पास हुआ था। हमारे देश के द्वारा, हमारी संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, इसलिए पंचायती राज अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे भारत देश में लागू हो गया, इसीलिए 24 अप्रैल की याद में हम पंचायत दिवस मनाते हैं, जानते हो, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम कब बताइए, 24 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों, क्योंकि इसी 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हो गया था बताइए, पास हो गया था, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगा होगा सर इतना टाइम क्यों लगा इसको पास होने में, देखो क्योंकि 22 दिसंबर को 23 दिसंबर को तो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, तो अप्रैल तक कैसे पहुंच गया। देखो आपको बता दूं, ये ऐसा मामला है, ये मामला कहलाता संघीय मामला। ऐसे मामले, ऐसे प्रावधान जिनसे राज्य प्रभावित होते हैं, राज्य प्रभावित होते हैं, नहीं होगा प्रभावित बताओ, अरे राज्यों को तो करना ही काम ना, इसलिए ध्यान रखना ऐसे मामले जिनसे राज्य प्रभावित होते हैं, जैसे वर्तमान में जीएसटी बिल, उससे राज्य प्रभावित हो रहे थे कि नहीं, क्योंकि उनका जो वेट टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो राज्य सरकार ले रही थी, अब वो खत्म होकर जीएसटी बना है, तो राज्य सरकार प्रभावित हुई कि नहीं बताओ। अभी तक हमारे राज्यों में ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्थाएं एक संवैधानिक दर्जा नहीं ले रही थी, लेकिन अब लेंगी, तो व्यवस्था में बदलाव है कि नहीं, तो ये राज्यों को प्रभावित करेगा कि नहीं। ऐसे मामले जो राज्य को प्रभावित करते हैं वो मामले कहलाते हैं संघीय मामले, और जब संघीय मामले का कोई भी बिल आता है तो वो लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, और इसके बाद वह आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा विधानमंडल से भी पास होनी चाहिए। आप जानते हो जीएसटी ऐसी हुआ था, तो उसी प्रकार ध्यान रखना ये बिल भी क्या हुआ, राज्यों के पास दे दिया गया और फिर राज्य सरकार ने इस बिल को पास किया। 17 विधानमंडल, 17 विधानसभा, हर जगह विधानमंडल नहीं होता है, कहीं पर विधान परिषद नहीं होती है, तो विधानमंडल में 3 आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल।
तो विधानमंडल के द्वारा ये पास कर दिया जाता है। तो 17 विधानमंडल के द्वारा अर्थात 17 राज्यों के द्वारा ये पास किया गया और बाद में जाकर ध्यान रखना अंततः सभी 17 विधानसभाओं से ये 21 अप्रैल को पास हो गया था। 24 अप्रैल को प्यारे प्यारे ध्यान रखना इसमें साइन हुए और पूरे भारत देश में क्या हो गया, लागू हो गया। ऐसा था उसका सिस्टम और कुछ नहीं, है ना। तो ये सारा आपका डिटेल से हुआ आपका ये संशोधन। तो 73वां संविधान जब ये आया, अब प्रश्न आया भैया इसको कहाँ शामिल किया जाए। तो हमारे यहाँ पर पहले से भाग 9 था, तो भाग 9 में ही ध्यान रखना 9A बनाकर इसको हम लोगों ने क्या कर दिए, शामिल कर दिए, राइट। भाग 9A, 9 तो पहले से था, तो भाग 9A में आर्टिकल 243 के अंतर्गत शामिल हुआ। देखना 243 A B C D E F G ऐसा करके पूरा है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना प्रावधान किया गया कि भैया जितनी भी कमेटियां बनी थी सभी की सिफारिशों को कुछ कुछ प्रावधानों को मानते हुए हमारे यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया और पूरे देश में पंचायत की व्यवस्थाओं के लिए ये लागू हो गया, ठीक है। अब आप जानते हो यहाँ पर जो राज्य सूची के विषय थे, उन राज्य सूची के विषय में 29 विषय पर काम करने का अधिकार, 29 विषय पर ध्यान रखना काम करने का पूरी की पूरी पावर किसको दे दी गई बताइए, ग्राम पंचायतों को दे दी गई, राइट। तो आप जानते हो ग्राम पंचायतों को इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। अब 29 विषय कौन कौन है हम उसकी एक एक करके समीक्षा कर लेंगे, जो एक एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी एक बार दोहराने से हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या क्या वो करती है। एक बार आप ध्यान रखना प्रश्न आ गया भैया कि ग्राम लेवल में तो काम हो जाएगा, फिर कहा गया बोले जो शहर होंगे तो क्या करेंगे, बोले अब उसमें तो ग्राम पंचायत लगाएंगे तो गड़बड़ मामला हो जाएगा क्योंकि वो तो नगर है, शहर है। तो फिर ध्यान रखना उस समय फिर 74वां संविधान संशोधन आया, राइट। तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सभी की कमेटी की सिफारिश मानी गई और इसे त्रिस्तरीय बनाया गया। तो फाइनली बलवंत राव मेहता कमेटी की सिफारिश मानी गई। अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश ध्यान रखना कार्यकाल को लेकर, चुनाव पद्धति को लेकर और ध्यान रखना उसके स्थायित्व को लेकर बात मानी गई। और साथ ही साथ ध्यान रखना आज हमारे यहाँ पर देखते हैं तो पंचायती राज कंप्लीट फॉर्म में जो आया है उसमें ध्यान रखना 3 स्तरीय है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अब इनका जो स्ट्रक्चर है हम उसको बाद में पढ़ेंगे कि पंचायत कैसे काम करती है, कैसे चुनाव होता है, क्या काम करती है, अब आगे पढ़ेंगे। अभी तो केवल हमारा क्या था बताइए, शुरुआती दौर था जब हम लोगों ने यहाँ तक यात्रा की है, राइट। आप जानते हो 1992 में ही एक और संविधान में संशोधन हुआ, लिखो 74वां संविधान संशोधन। क्यों? वो बना था नगरीय निकायों के लिए। अगर जो नगर होंगे तो कैसे करेंगे उनके लिए, तो आप जानते हो उनके लिए व्यवस्थाएं की 3 स्तर की। भैया ऐसा ध्यान रखना नगर जो छोटा इलाका हो, गांव से नगर पहुंच गया हो, जानते हो गांव नगर में क्या अंतर है, अगर बेसिक बुनियादी ढांचा अगर विकसित है तो वो नगर कहलाएगा, नहीं है तो वो गांव कहलाएगा। मतलब सड़क, सुरक्षा, सारी व्यवस्थाएं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है कहाँ तो गांव का नगर बन जाएगा। और जनसंख्या के बेस पर और सुविधाएं बढ़ेंगी, उद्योग स्थापित होगा तो बाद में वो शहर बन जाएगा, वो बाद में जाकर और महानगर बन जाएगा, राइट। तो छोटे अगर नगर हो तो होगा वहां पर नगर पंचायत, बड़े शहर हो तो क्या होगा बताइए यहाँ पर नगर पालिका, और बहुत बड़े महानगर हो, महानगर तो क्या आएगा आपका नगर निगम। तो 3 स्तर पर था। जिस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे गांव लेवल में, छोटे लेवल में ग्राम पंचायत, मध्य लेवल में जनपद पंचायत और ऊपर लेवल में जिला पंचायत। इनको मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल से, अब वही तो आ रहे हैं। और ध्यान रखना जो नगर लेवल में है तो नगर पंचायत, और ध्यान रखना शहर लेवल में है तो नगर पालिका, हमारी नगर पालिका है, और महानगर जो जबलपुर है तो क्या बताइए नगर निगम। ऐसा है प्रावधान, ठीक है। तो एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत कहलाता है एक ग्रामीण निकाय, ग्राम पंचायती राज, और एक कहलाता है स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय। इनके लिए आया 74वां संविधान संशोधन। थोड़ा उसके बारे में भी आप थोड़ा लिख लीजिए, देखो नगरीय निकायों को अधिकार देने के लिए, ठीक है,
74वां संविधान संशोधन आया, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन आया, लिखो। सेम मामला इसका भी है। 22 दिसंबर को लोकसभा में क्या बताइए, ये पास हुआ। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हुआ, ठीक है। और 1 जून 1993 को ये लागू हुआ।